डिस्कशन है वो फार्माकोलॉजी से है और वो एएनएस यूनिट से है, जो कि है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम। और ये उसका पार्ट 1 वीडियो है। हम इसके एक सीरीज बनाएंगे जिसमें इसको हम लोग, क्योंकि ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है और इसको समझना काफी जरूरी है, क्योंकि आगे जाके हम लोग जब भी अलग अलग सिस्टम्स पढ़ते हैं, जैसे कि सीवीएस, आरएस, जीआईटी, तो उसमें इनके रिसेप्टर्स और इनका एक्शंस क्या होता है वो बहुत यूजफुल होता है कि अगर हम लोग इन्हें जानते हो तो। इसलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एएनएस के सिंपैथेटिक सिस्टम के साथ। हमने पहले एक एएनएस के जो डिफरेंट पार्ट होता है, जो अलग पार्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बट अगर स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज वो फ्री है और मेरे काफी और प्लेलिस्ट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एमबीबीएस के, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो अगर हम लोग इंट्रोडक्शन देखें हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, तो हम लोग को उसके पहले देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली सिंपैथेटिक मतलब क्या होता है, यानी कि ये सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो कब रिलीज होते हैं। तो इसको मैंने कैसे याद रखा, क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो सिंपैथेटिक वो तब एक्टिवेट होता है जबकि आपको सिंपैथी की जरूरत होती है, जैसे कि फ्लाइट फ्राइट और फेयर, ये सब में हमें या फिर फाइट, जबकि हमें जरूरत होती है कि हमारा बॉडी थोड़ा एक्टिव हो, तब हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो मेनली एक्टिवेट होता है। ऐसा हमने देखा है एएनएस में कि एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक, तो जो इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस होते हैं जिसमें हमें सिंपैथी की जरूरत है, उसमें हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, यानी कि उसके जो भी एक्शंस होते हैं वो उस इमरजेंसी कंडीशन को कोप करने के लिए होते हैं। ठीक है, बट अभी हम लोग इन जनरल जब देखते हैं तो इसका तो कोई भी सिस्टम में सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं वो होता है उसका न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व। तो इसमें कौन से न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है, वो है हमारा नॉरएपिनेफ्रिन, जिससे कि हम लोगों को पता है। अब हम लोग देखते हैं कि नॉरएपिनेफ्रिन एग्जैक्टली बनता कहाँ है, कैसे बनता है, कितने स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व है और किस किस जगह पर आप अगर नॉरएपिनेफ्रिन से रिलेटेड कुछ भी हो तो किस किस जगह पर हम लोग ड्रग्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और वो कौन कौन से ड्रग्स हैं। ठीक है, तो नॉरएपिनेफ्रिन, जैसे ये हमारा, अगर हम लोग इसको प्री साइनेप्टिक समझ लें और इसको पोस्ट साइनेप्टिक, और ये हमारा साइनेप्स है। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में सबसे पहले हमारा जो प्रिकर्सर हो रहा है वो हमारा हो रहा है, जो सबसे पहला जो हमारा है वो है टायरोसिन। ठीक है, ये हमें हमारे बायोकेमिस्ट्री से याद होगा। टायरोसिन से बनता है डोपा और डोपा से फिर बनता है हमारा डोपामिन। ठीक है, और ये जो डोपामिन बना वो जाता है वेसिकल्स के अंदर, जो डोपामिन बना वो जाता है वेसिकल्स के अंदर और वो बनाता है हमारा नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, तो जो डोपामिन है वो बाहर से वो जो सर्टेन वेसिकल्स जिससे कि जहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन बनेंगे और जहाँ से वो रिलीज होंगे, वहां से वो उनके बीच में ट्रांसफर कैसे होता है, थ्रू VMA2 ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होता है और यहाँ वेसिकल्स में जाता है, फिर उसके बाद वो कैल्शियम आता है, फिर वेसिकल्स जाके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं और फिर वेसिकल खुलता है और फिर साइनप्स में नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज होता है। अब जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो जाता है साइनप्स में तो 3 चीजें हो सकती हैं, इधर उसका रीअपटेक हो जाए इनटू द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, फिर या फिर वो उसका मेटाबॉलिज्म हो जाए इधर थ्रू द MAO पाथवे और द COMT पाथवे, ये दोनों एंजाइम्स हैं, उनके थ्रू उसका मेटाबॉलिज्म हो जाए, या फिर वो अगल बगल एरियाज में डिफ्यूज हो जाए, और या फिर वो अपने अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स, जो कि रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे, उन पे एक्ट करे। ठीक है, तो अभी जब इसका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन जो स्टेप्स है उसमें क्या कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है ये हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बायोकेम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेसेसरी है, और इनके ऊपर हम लोग सर्टेन इनहिबिटिंग और अगोनिस्ट ड्रग्स अप्लाई करते हैं, जो कि हम लोग इस चैप्टर में सिम्पेटोमाइमेटिक्स और सिम्पेटोलाइटिक्स के टॉपिक्स में देखेंगे, तो उसमें भी हमें जानना जरूरी हो जाता है। तो टायरोसिन से जब डोपा बनता है तो जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, और डोपा से जब डोपामिन बनता है तो जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है डोपा नाम में डोपा डिकार्बोक्सिलेज। फिर यहाँ पे आता है हमारा VMA2, जैसे कि मैंने बताया था वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्ट। यहाँ से डोपामिन जो है वो बाहर से वो वेसिकल में एंटर करेगा और फिर अंदर जाके डोपामिन जब नॉरएपिनेफ्रिन यानी कि जो फाइनल स्टेप है उसके लिए जो चाहिए होता है वो होता है डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। अब इसमें एक MCQ क्या है कि जो रेट लिमिटिंग स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन कौन सा है, वो ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज वाला है, यानी कि अगर हम लोग को कभी भी नॉरएपिनेफ्रिन के प्रोडक्शन को इधर इंक्रीज करना हो या कम करना हो
तो हम लोग कौन से स्टेप को मेनली टारगेट कर सकते हैं, वो हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप, जो कि टायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जो कि टायरोक्सिन से डोपा बनता है। ठीक है, ये हमने देखा। तो अब हम लोग एग्जैक्टली कितने सारे स्टेप्स हो गए जहाँ पे कि हम लोग अपने ड्रग्स को डायरेक्ट कर सकते हैं। टायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज, डोपा डिकार्बोक्सिलेज, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करने हम लोग काफी जानते हैं, वो इनिबिटर्स होते हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। COMT इनिबिटर्स हम लोग पार्किंसन से पढ़ते हैं। फिर उनके रीअपटेक को जो इनिबिट करेंगे, जो कि हम लोग अपने SSRIs देखते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ये हमारे इसके स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन है, और उनको हम लोग कैसे इनिबिट कर सकते हैं अगर हम लोग को नॉरएपिनेफ्रिन से रिलेटेड कोई मॉड्यूलेशन चाहिए हो उनके कॉन्सेंट्रेशन और इफेक्ट में। तो अभी हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स देख लिए जो इन्वॉल्व है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अब हम लोग देखेंगे कि वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन, वो किन रिसेप्टर्स पे काम करेंगे। तो बेसिकली इसमें दो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अल्फा और ये अल्फा के फर्दर दो सब टाइप्स है, अल्फा 1 एंड बीटा, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, और बीटा के 3 है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं, ये लोग जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के सब टाइप्स, उनका फुल डिस्क्रिप्शन, उनका मैकेनिज्म हमने एक वीडियो में ऑलरेडी शॉर्ट किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जो कि आप देख सकते हैं, विच कैन बी वेरी यूजफुल, क्योंकि हमें बेसिक मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के हम लोग यहाँ पे 3 टाइप्स देखते हैं। जो हमारा अल्फा 1 होता है वो GQ सब टाइप है, यानी कि वो हमेशा कैल्शियम को इंक्रीज करता है। ठीक है, फिर जो हमारा अल्फा 2 है वो GI यानी कि वो इनहिबिटरी टाइप है, और जो हमारा बीटा 2 होता है वो GS होता है यानी कि सिक्रेटरी टाइप। ठीक है, तो ये 3 है हमारे बेसिकली जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, जो कि हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व देख रहे हैं, इसलिए अभी उनके बारे में बात करें। और अगर आपको जानना हो तो आप वो हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। तो अल्फा अभी अगर हम लोग समझने के लिए मैंने ये बेसिकली बनाया, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो जो हमारा अल्फा 1 रिसेप्टर्स होता है वो अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, प्री साइनेप्टिक से तो रिलीज होके आता है ना पोस्ट साइनेप्टिक में, तो वैसे अगर देखते तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जो सबसे पहला रिसेप्टर आ रहा है वो हमारा अल्फा 1 होता है। ठीक है, तो वैसे इसको याद रखें कि ये पोस्ट साइनेप्टिक है, तो ये अल्फा 1 है, और अल्फा 2 और बीटा 2 वो दोनों उल्टे हैं। यहाँ से अब अगर नॉरएपिनेफ्रिन आया, उसका रीअपटेक या कुछ हुआ, तब वो यहाँ जाके एक्ट करेगा, तो इसलिए वो उल्टे हो जाते हैं, इसलिए अल्फा 2 बाद में आ रहा है। ठीक है, यानी कि वो प्री साइनेप्टिक पे आ रहा है, और जो अल्फा 1 है जो वो पहले इनकाउंटर होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, इसलिए वो पहले है, यानी कि अल्फा 1, और प्री साइनेप्टिक पे अल्फा 2 एंड बीटा 2। तो कभी भी अगर नॉरएपिनेफ्रिन आया तो सबसे पहले वो अल्फा 1 पे काम करेगा, फिर जो उसके सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन बचे होंगे वो इधर बीटा 2 या फिर अल्फा 2 पे काम करेगा। वो हम लोग देखेंगे कि वो कैसे सेलेक्ट करता है कि उसको किस पे काम करना है। ठीक है, तो अभी अल्फा 1 के बारे में अगर बात करें तो वो पोस्ट साइनेप्टिक होता है, हमने देख लिया। वो GQ सब टाइप होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, यानी कि वो कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। अब सिंस वो कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करे तो उसका जो भी सारे एक्शंस होंगे वो कैल्शियम से रिलेटेड होंगे, सिंपल सी बात है। तो ब्लड वेसल्स में अगर कैल्शियम बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा बताइए। अगर कैल्शियम बढ़ा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो ब्लड वेसल में जो मसल्स होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, वासो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि ब्लड वेसल्स में उसका क्या एक्शन हो रहा है, वासो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि प्रोस्टेट यूरेथ्रा और ब्लैडर स्मूथ मसल्स, यहाँ पे भी वो ये मसल्स है, इनमें भी वो कैल्शियम इंक्रीज करेगा, तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा इन मसल्स का भी। ठीक है, फिर हमारा रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस, ये उनका भी कॉन्ट्रैक्शन करता है, और ये कॉज करता है मिड्रियासिस। मिड्रियासिस यानी कि क्या, हमारा जो प्यूपिल है, प्यूपिल का जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है, यानी कि वो डायलेट होता है। ठीक है, GIT में इसका जो एक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। GIT में क्या करता है, ये जाता है कैल्शियम इंक्रीज करता है, यानी कि हमारे मसल्स का टोन इंक्रीज होना चाहिए, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज होना चाहिए कायदे से, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जब कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है तो सर्टेन कैल्शियम रेगुलेटेड पोटेशियम चैनल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। ये जो पोटेशियम चैनल्स है इसकी वजह से पोटेशियम का इन्फ्लक्स होने लगता है, और उसकी वजह से जो सेल है वो हाइपरपोलराइजेशन में लैंड अप करता है। हाइपरपोलराइजेशन में क्या होता है, हमें पता है कि उसमें मसल रिलैक्स होते हैं, तो इसलिए GIT में इसका एक अलग ही एक्शन हो जाता है। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्शन के बदले ये GIT में रिलैक्सेशन कर रहा है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं लीवर एंड स्केलेटल मसल्स में भी इसका एक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। लीवर एंड स्केलेटल मसल्स में ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन इनटू ग्लूकोज को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस को ये इंक्रीज कर रहा है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस,
नियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन को इंक्रीज कर रहा है और ग्लाइकोजन के डिस्ट्रक्शन इनटू ग्लूकोज को भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इवेंचुअली ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है एंड इट मेक्स यू लैंड अप इनटू हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, तो ये वो हमारा इसके एक्शंस। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो हम लोग को हमेशा हाइपरग्लाइसीमिया में लैंड अप करता है, चाहे वो थ्रू अल्फा रिसेप्टर्स हो चाहे बीटा रिसेप्टर्स हो। वो हम लोग सब में देखेंगे कि वो लोग कैसे कैसे हम लोग को टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया ले जाते हैं, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस होती है जिसमें कि बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो इसलिए दे हैव सर्टेन मैकेनिज्म्स जिसकी वजह से कि हमारा बॉडी एंड्स अप इनटू हाइपरग्लाइसीमिया। यहाँ पे कैसे हो रहा है, बाय इंक्रीजिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड बाय इंक्रीजिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये है अल्फा 1 रिसेप्टर्स। अब हम लोग देखते हैं अल्फा 2 एंड बीटा 2, उन दोनों को साथ में देख रहे हैं क्योंकि वो दोनों प्री साइनेप्टिक है। ठीक है, अल्फा 2 हमने देखा कि वो GI यानी कि इनहिबिटरी है और बीटा 2 वो GS है। ठीक है, तो ये दोनों प्री साइनेप्टिक है, अल्फा 2 G1 GI और बीटा 2 GS। अब कैसे कोई जो नॉरएपिनेफ्रिन आया वो अल्फा 1 पे काम करने के बाद वो इन दोनों में से किसके ऊपर काम करेगा, ये कैसे सिलेक्ट करेगा, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। अगर जो कैटेकोलामिन यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो अगर हम लोग के पास ज्यादा है, ठीक है, तो अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो अल्फा 2 पे काम करता है, लेकिन अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वो बीटा 2 पे काम करेगा। ठीक है, यानी कि जब वो कम कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है तो पहले बीटा 2 पे काम कर, फिर धीरे धीरे जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो वो अल्फा 2 पे काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर अगर जब हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन कम है, वो आया, अभी कम है हमारे पास डोज, हमने दिया है, मतलब धीरे धीरे वो रिलीज हो रहा है, तो वो पहले बीटा 2 पे काम कर रहा है क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब सिंस बीटा 2 GS टाइप है सिक्रीटरी, यानी कि वो नॉरएपिनेफ्रिन के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, उसके रिलीज को इंक्रीज कर रहा है, तो नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब सिंस डोज ज्यादा हो गया है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो क्या होता है वो जाके अल्फा 1 को भी स्टिमुलेट करता है, अल्फा 1 पे काम किया, तो अल्फा 1 लेकिन क्या है वो GI टाइप है यानी कि इनहिबिटरी टाइप, तो वो क्या करेगा, वो नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को और सिक्रीशन को वो कम करेगा। ठीक है, तो वो नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को कम कर देता है। देखो क्या ये हो रहा है, ये ऑटो रेगुलेशन हो रहा है उसके, यानी कि जब कम हुआ तो मतलब कि जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो खुद वो अल्फा 2 पे जाके काम किया, जो कि GI टाइप होता है, तो खुद ही नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को कम कर दिया, तो इसको हम लोग ऑटो रेगुलेशन में बोलते हैं, इसलिए हम लोग अल्फा 2 रिसेप्टर्स को ऑटो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। डिफरेंट ऑटो रिसेप्टर्स टाइप्स, मेंशन द ऑटो रिसेप्टर्स या फिर सेलेक्ट ऑड वन ऑड। तो अल्फा 2 H2 H3 एंड 5HT1 ये जो रिसेप्टर्स हैं ये ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं, ये इनके ऊपर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर या जो भी सब्सटेंस काम कर रहा है ये उसके रेगुलेशन को खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसलिए हम लोग इनको ऑटो रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो ये अल्फा 2 और बीटा 2 के बारे में। ठीक है, और बीटा रिसेप्टर्स में हमारे 3 हैं, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। अभी अल्फा 2 के बारे में एक और चीज क्या है, सिंस वो नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को कम कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ऑटो रेगुलेशन में। ठीक है, ये नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को कम कर रहा है। अल्फा 1 क्या कर रहा था, कैल्शियम के रिलीज को इंक्रीज कर रहा था, ये नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को कम कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, सेडेशन होता है, और सिंस ये GI टाइप से तो ये जाके बीटा आइलेट सेल्स में भी काम करते हैं, जो कि हमारे पैंक्रियाटिक सेल्स होते हैं, जो कि इंसुलिन रिलीज करते हैं, और सिंस ये GI टाइप है तो वहां से इंसुलिन के रिलीज को भी कम कर देते हैं। अब इंसुलिन कम होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, तो इवेंचुअली फिर हम लोग क्या हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया। तो अल्फा 1 कैसे हाइपरग्लाइसीमिया कॉज किया वो हमने देखा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ये कैसे कर रहा है, बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ये भी हमने देखा। तो ये दोनों कैसे लैंड अप करवाया हम लोग को हाइपरग्लाइसीमिया में, ये हमने देख लिया। अब हम लोग बीटा के तीनों रिसेप्टर्स देखेंगे। अभी जो हमारा नेक्स्ट रिसेप्टर्स है यानी कि बीटा रिसेप्टर्स, जब उसको हम लोग कवर करते हैं तो बीटा रिसेप्टर्स के 3 सब टाइप्स है, वो हमने देखा, बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 3। उनके लोकेशंस और एक्शंस अभी हम लोग देखेंगे, बट उसके पहले इंपॉर्टेंट है कि बीटा किस टाइप का, जो कि हमने बोला था कौन सा टाइप ऑफ G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, वो हमारे GS यानी कि सिक्रेटरी, और उनका मेन एक्शन क्या होता है, ये तीनों के तीनों दे इंक्रीज साइक्लिक AMP का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और साइक्लिक AMP हम लोग को पता है, साइक्लिक AMP क्या करता है, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज कराता है, तो इट ऑलवेज लीड्स टू वैसोडाइलेटेशन, ऑलवेज लीड्स टू मसल रिलैक्सेशन, ये हर जगह डायलेटेशन रिलैक्सेशन और इन लोगों को फेवर करता है। अल्फा क्या कंस्ट्रक्शन और ये सब को फेवर कर रहा था, बीटा रिलैक्सेशन को फेवर कर रहा होता है। ठीक है, तो बीटा 1 जो है, तो सबके एक्शन सिंपल, हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दैट इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइक्लिक AMP व्हिच इज CAMP। तो बीटा 1 का लोकेशन क्या, लोकेशन में बीटा 1 एंड बीटा 2 को आप कैसे याद रखेंगे। बीटा 3 देखिए सिंपल है, वो एडिपोसाइट्स में होती है। ठीक है, वो थोड़ा अनकॉमन चीजों में होती है एडिपोसाइट्स में। बीटा 1
क्योंकि सिंस हमारे बॉडी में हार्ट जो है वो सिर्फ एक है, इसलिए बीटा 1 इज प्रेजेंट इन हार्ट। ठीक है। बीटा 2 कहाँ प्रेजेंट होता है? सिंस हमारे बॉडी में लंग्स 2 है, इसलिए बीटा 2 वहाँ प्रेजेंट होता है। जो कि हम लोग देखते हैं कि बीटा 2 अगोनिस्ट हम लोग एस्थमा में यानी कि सैल्ब्यूटामोल या फिर सैल्मेट्रोल इन लोग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो बीटा 1 इज प्रेजेंट इन हार्ट पे उसका एक्शन क्या होगा? सिंस वो सीएमपी बढ़ाए और कैल्शियम के रिलीज को भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस इंक्रीज हो रहे हैं हार्ट में, तो उसके वजह से ओवरऑल ये हार्ट को स्टिमुलेट कर रहे हैं। ठीक है। और जो जेजी सेल्स होते हैं हमारे जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं हमारा किडनी में, उनमें ये क्या करता है? ये रेनिन के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। रेनिन इन टर्न वो एंजियोटेंसिन 1, 2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम उन लोग के थ्रू एक्ट करते करते वो हमारा एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। उसकी वजह से हमारा सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होता है और उसकी वजह से इंटर्न हमारा जो बीपी है वो इंक्रीज हो जाता है। ये दो एक्शंस है बीटा 1 रिसेप्टर्स के। बीटा 2 जैसे कि मैंने बोला कि वो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, तो स्मूथ मसल्स में और कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स में। स्मूथ मसल्स यानी कि कहीं के भी स्मूथ मसल्स, बेसिकली लंग इज द मेन इंपॉर्टेंट वन, तो वहाँ पे ये सीएमपी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो सीएमपी की वजह से क्या होता है कि जो हमारा कैल्शियम है वो बढ़ रहा है। फिर जैसा कि हमने अल्फा में देखा था कि कैल्शियम जीआईटी में कि कैल्शियम के बाद जो कैल्शियम इंड्यूस्ड हमारा कैल्शियम डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इनके में भी वही होता है कि वो ओपन करते हैं पोटेशियम चैनल्स को। पोटेशियम चैनल्स की वजह से क्या होगा? पोटेशियम इन्फ्लक्स होगा, हाइपोपोलराइजेशन होगा, और हाइपोपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है? मसल का रिलैक्सेशन होता है। ठीक है। तो इसका रिलैक्सेशन इज द मेन एक्टिविटी ऑफ बीटा रिसेप्टर्स। कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स में एंड स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेन वो सीएमपी के एक्शन के थ्रू प्रोसीड कर रहे हैं। बीटा 3 जैसे मैंने बोला कि एडिपोसाइट्स में मेन जो इसका एडिपोसाइट्स है, ब्लैडर डेट्रोसर अप्रेंडिस है, वो रिलैक्स कर रहा है उसको। आप यहाँ पे स्मूथ मसल्स में भी बोल सकते हैं। एडिपोसाइट्स जो होता है हमारा, उनमें भी वो सीएमपी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है। उसकी वजह से क्या हमारा इंक्रीज होता है? वो होता है हमारा HSL यानी कि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। लाइपेज यानी कि जो लाइपोलाइसिस कर रहा है। ठीक है। तो उसकी वजह से लाइपोलाइसिस इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जो हमारे लिपिड्स है वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं, उनका यूटिलाइजेशन होने लगता है बॉडी में। इसीलिए कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं कि अगर हम लोग बीटा 3 रिसेप्टर्स पे एक्टिंग ड्रग्स बनाएं जो कि ओबेसिटी कंट्रोल करने में काम है। तो ये हमारा बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 रिसेप्टर्स और उनके एक्शंस, ये एक बेसिक फॉर्मेट रखना हमारे दिमाग में काफ़ी ज़रूरी है। बिकॉज आगे हम लोग सारे जो ड्रग्स देखेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे अच्छा वो बीटा 1 पे काम कर रहा है, अल्फा 1 पे काम कर रहा है, और फिर वो पूरा हौच पौच हो जाता है। तो इस वीडियो को आप वापस से देखिए और उसको अच्छे से समझिए। अब बीटा 2 का एक और एक्शन ये है कि वो इंसुलिन के रिलीज को इंक्रीज करता है, बट वो ग्लूकोज को भी इंक्रीज कर रहा है। अगर वो इंसुलिन के ग्लूकोज की सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहा है तो वहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज कम होता है, बट ओवरऑल ग्लूकोज के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें से प्रीडोमिनेंट कौन सा है? ग्लूकोज का प्रोडक्शन। तो उसके वजह से ये भी हम लोग को हाइपरग्लाइसीमिया में लैंड अप करवाता है। हमेशा याद रखिए कि ये इमरजेंसी सिचुएशंस में एक्टिवेट होते हैं, और इमरजेंसी सिचुएशंस में हम लोग को हमेशा ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हमेशा सिंपैथेटिक सिस्टम विल लीड यू टू हाइपरग्लाइसीमिया। अल्फा में कौन कौन? अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दोनों ही आपको हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ लेके जा रहे हैं। और बीटा में मेन रिसेप्टर कौन सा होता है? हमारा बीटा 2 रिसेप्टर, जो कि हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ लेके जा रहा होता है। ठीक है। तो ये हमारा इन समरी अगर बोले अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कशन। तो अगर आपको मेरा डिस्कशन और प्रेजेंटेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक माई वीडियो एंड यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मेरी काफ़ी और प्लेलिस्ट है फर्स्ट एंड सेकंड MBBS की, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर कोई भी टॉपिक हो फर्स्ट सेकंड और थर्ड MBBS का जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो यू कैन लेट मी नो पर्सनली और यू कैन ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये जो हमारा वीडियो था ये सिंपैथेटिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन था। हम लोग इसके ऊपर आगे और करेंगे बिकॉज इट इज़ द बेसिस कैसे फार्मा हम लोग को प्रोसीड करना है। So see you in next video. Till then, bye bye.